हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एंटरप्रेन्योर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेन्योर। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं बच्चों लैंड, लेबर, कैपिटल एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर टोटल 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, आप कर चुके हैं। लेबर, लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो भी हम बोलते हैं कि हाँ, लेबर इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट लेबर इज मैन मेड। उसके अलावा हमने बोला कि कैपिटल, कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस। उसके अलावा अब जो फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है बच्चा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। अब एक ऐसा पर्सन चाहिए जो इन सभी को ऑर्गेनाइज करे, अरेंज करे, पूल करे, कंबाइंड करे, उसके बाद बिजनेस को इनिशिएट करे। तो बिजनेस को या किसी भी फर्म को, किसी भी इंडस्ट्री को इनिशिएट करने के लिए कौन चाहिए? तो चाहिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है बच्चों? एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि बिजनेस को इनिशिएट करना, फैक्टर्स को पूल अप करना, इकट्ठा करना, हायर करना, उसके बाद बिजनेस को शुरू करना और बिजनेस में जो भी रिस्क आएंगे, अनसर्टेनिटीज आएंगी, उन सब को टैकल करना। उसका रिवॉर्ड होगा उसके लिए उसका प्रॉफिट। बच्चों लैंड के लिए हम क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? लैंड को हायर करते हैं फिक्स्ड रेंट पे, लेबर को हायर करता है फिक्स्ड वेजेस पे, मार्केट में जो चल रही, कैपिटल अरेंज करता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो उसका रिवॉर्ड होता है। तो एंटरप्रेन्योर सिर्फ सिर्फ रिस्क नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी करता है जिससे उसका रिवॉर्ड, उसका प्रॉफिट है। वो एक्टिविटी क्या है बच्चों? जितनी भी अनसर्टेनिटीज हैं वो तो वो लेगा, उसके रिस्क को बियर करेगा। उसके अलावा मार्केट बहुत अनसर्टेन है, एनवायरमेंट बहुत ही अनसर्टेन है। उस अनसर्टेनिटी में बहुत सारी इनोवेशंस, कंपटीशन बहुत है, इनोवेशंस एंटरप्रेन्योर को ही करनी होती हैं, जिसके बिना बिजनेस तो स्मूथ रन कर ही नहीं सकता। मार्केट में सरवाइव करना है, कंपटीशन में सरवाइव करना है, तो एंटरप्रेन्योर को इन्वेंशन और इनोवेशंस टाइम टू टाइम करते रहनी पड़ेंगी। तो एंटरप्रेन्योर का फंक्शन आसान फंक्शन नहीं है बच्चों। एंटरप्रेन्योर का जो काम है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अपनी सारी स्किल्स लगा देनी है उसको, उसके बाद जाके बिजनेस को चला पाएगा। तो एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बहुत मुश्किल से मिलता है बच्चों। तो एंटरप्रेन्योर, शुरू करते हैं टॉपिक को। बड़ा आसान टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा है। ध्यान से सुनना, मन लगा के पढ़ना बच्चों। इट इज एनफ टू से दैट, इट इज एनफ टू से दैट प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल। देयर मस्ट बी सम फैक्टर विच मोबिलाइज दीज फैक्टर्स। लैंड भी है हमारे पास, लेबर भी है बच्चों, कैपिटल भी है। इन सभी फैक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर तो होना चाहिए। उस ऑर्गेनाइजर को हम बोल देते हैं एंटरप्रेन्योर। तो क्या मैं ऑर्गेनाइजर भी बोल सकता हूं एंटरप्रेन्योर को? यस सर। तो क्या करता है वो? कंबाइन करता है इन सारे फैक्टर्स को और उनको राइट प्रपोर्शन में, राइट डायरेक्शन में लगाता है। जो भी रिस्क होता है उसको लेता है और बिजनेस को इनिशिएट करता है। ये काम किसका है बच्चा? ये काम है एंटरप्रेन्योर का। दिस फैक्टर इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। He has also been called organizer, manager or the risk taker. आज से पहले, आज से कुछ समय पहले हम बोलते थे मैनेजर भी वही है, रिस्क टेकर भी वही है, एंटरप्रेन्योर भी वही है। पर आजकल क्या हो गया है? आजकल ऑनरशिप को मैनेजमेंट से सेपरेट कर दिया गया है। ऑनरशिप किसी और की, मैनेजमेंट किसी और की। तो रूटीन एक्टिविटीज जो है, डे टू डे एक्टिविटीज जो है, वो मैनेजर संभालते हैं। और जो बिजनेस को इनिशिएट करना है, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है, स्टार्ट करना है, रिस्क लेना है, वो काम कौन करता है? वो करता है एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर का और मैनेजर का काम अलग अलग हो चुका है बच्चों आज की डेट में। तो एंटरप्रेन्योर स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है बिजनेस को इनिशिएट करने का और रिस्क को लेने का। ध्यान रखें, तो यही लिखा है। In these days, specialization is separation of ownership and management. The tasks performed by manager or organizer have become different from that of entrepreneur. While organization and management involve decision making or routine and routine types, the task of entrepreneur is to initiate production work and to bear the risk involved in it. ये मैंने फटाफट से रीड कर दिया क्योंकि समझा मैं आपको चुका था। तो आपको समझ में आपको आ गया होगा बच्चों की बहुत ही सिंपल बेसिक बातें हैं अबाउट एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करते हैं कुछ एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस की।
कि एंटरप्रेन्योर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन फंक्शन है कि लैंड को, लेबर को और जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सबको कोऑर्डिनेट करना, एक साथ लेके आना, कंबाइन करना और बिजनेस को इनिशिएट करना। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है एंटरप्रेन्योर का। तो पहले फंक्शन की बात करते हैं, इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। वेरी सिंपल पॉइंट, सुनना बच्चों ध्यान से। तो क्या बोलता है कि एन एंटरप्रेन्योर सेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, देखो एंटरप्रेन्योर को क्या काम दिया गया बच्चों, उसको ये काम दिया गया है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। मैंने एंटरप्रेन्योर हायर किया और मैंने बोला कि आप मेरे बिजनेस को इनिशिएट करने में हेल्प करेंगे। एंटरप्रेन्योर बोलता है ठीक है मैं हेल्प करूंगा। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या देखेगा कि जिस चीज का बिजनेस मैं करना चाहता हूं उस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल अभी है या नहीं, क्या मुझे अभी ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, उसको सेंस करता है कौन, एंटरप्रेन्योर। अगर दिखता है हाँ ठीक है करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग फिर प्रोजेक्ट के आइडियाज डेवलप करता है कि हाँ बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से आइडियाज मेरे पास हैं, कैसे बिजनेस की शुरुआत में अच्छी तरीके से कर सकता हूं। उसके बाद डिसाइड करता है कि मैं इस बिजनेस को किस लेवल से शुरू करूंगा, कितना स्केल होना चाहिए बिजनेस का, छोटे से शुरू करना है, बड़े से शुरू करना है, मीडियम साइज शुरू करना है, वो कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर देखता है। उसके बाद मैनेज करते हैं उस एंटरप्राइज को। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन of an entrepreneur is to initiate a business enterprise. Very important line. The first and foremost function of entrepreneur is to initiate a business enterprise. An entrepreneur perceives opportunities, organized resources, land, labor, capital needed for exploitation of that opportunity and exploits it. जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है एंटरप्रेन्योर को, अपॉर्चुनिटी को लेता है, उसके हिसाब से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है, उस पर काम शुरू कर देता है। ही अंडरटेक डायनामिक प्रोसेसेस। कैसे प्रोसेसेस बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करना सबसे पहला प्रोसेस है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन अमंग देम एंड यूजिंग दीज फैक्टर्स या रिसोर्सेज टू सिक्योर हायर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर यील्ड। ऐसा तो नहीं है ना कि लैंड, लेबर, कैपिटल हायर कर लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, लो जी आपका काम हो गया। उसके बिजनेस को हायर एंड हायर प्रॉफिट भी दिलवाने हैं ना, उस बिजनेस को हायर एंड हायर रिटर्न भी दिलवाने हैं ना, वो काम भी कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर। सर बदले में क्या मिलेगा उसको, बदले में मिलेगा उसको प्रॉफिट, नॉट सैलरी और वेज। लॉस भी हो सकता है, लॉस भी बियर करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हायर द सर्विसेज ऑफ वेरियस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड पे देम फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिवॉर्ड सच एज, लेबर को हायर करेगा, वेजेस देगा, मार्केट वेज रेट जो चल रहा है, ठीक है, लैंड हायर करेगा, फिक्स रेंट देगा, कैपिटल लेगा तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो लेबर इज हायर्ड एट प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ वेजेस, लैंड और फैक्ट्री बिल्डिंग इज हायर्ड एट फिक्स रेंट और कैपिटल एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सरप्लस अगर कुछ बचता है आफ्टर पेइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हायर किए हैं, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का रिवार्ड होगा, जिसे बोलेंगे हम प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर ने क्या किया जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस को इनिशिएट किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया, कंबाइन किया, कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद जो भी रिस्क आए उनको लिया, अनसर्टेनिटीज के लिए काम किया, तो ये सब होता है उसका रिवॉर्ड एज अ profit. Thus, the reward for entrepreneur, that is a profit, is not certain or fixed. जैसे लैंड का रेंट फिक्स था, लेबर के वेज फिक्स थे, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट रेट फिक्स था, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फिक्स नहीं होता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट्स भी हैं, मार्केट में रिस्क है, अनसर्टेनिटीज हैं, उनको हायर, उनको लेगा, रिस्क को टैकल करेगा, उसके बाद अगर लॉस हो गया उसे बियर करना है, प्रॉफिट हुआ तो उसको मिल जाएगा। तो फिक्स नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये था पहला फंक्शन एंटरप्रेन्योर का। दूसरा फंक्शन क्या है सर, एंटरप्रेन्योर का दूसरा फंक्शन है रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हमें पता होती हैं, हम देख सकते हैं। देखो एंटरप्राइज के अंदर चोरी भी हो सकती है, आग भी लग सकती है, कोई इलीगल काम जिसका इंश्योरेंस हो सकता है वो तो हम करा लेंगे, उसके लिए कोई रिस्क नहीं है। एंटरप्रेन्योर वो रिस्क लेता है
जो अनसर्टेन है, जिसका इंश्योरेंस भी नहीं हो सकता। जैसे कि सर मार्केट में टेस्ट चेंज हो गया, फैशन चेंज हो गया, मार्केट में टैक्सेशन, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसी बदल दी, मार्केट में प्राइस पॉलिसी बदल गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया, उसके रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर को कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा। उसका रिस्क लेना, उसको कैसे टैकल करना है, वही काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। तो एंटरप्रेन्योर बहुत जरूरी है ना बिजनेस में हायर करने के लिए, बहुत जरूरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। The ultimate responsibility of the success and survival of business lies with the entrepreneur। कितनी बढ़िया लाइन है ना बच्चों, कितनी प्यारी लाइन है कि responsibility for success and survival किसके हाथ में है? एंटरप्रेन्योर के हाथ में है। तो what is planned and anticipated by entrepreneur may not come true and the actual course of events may differ from what was anticipated and planned। जो एंटरप्रेन्योर आज देख रहा है, जो प्लान कर रहा है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि कल ये होगा, जरूरी नहीं है कि कल वही हो। क्योंकि एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज अनसर्टेन, कब बदल जाए, डायनेमिक इन नेचर, वो सब बदल गया तो उसकी सारी एंटिसिपेटेड चीजें हैं, जो सारी प्लानिंग है, वो सब बदल जाएगी। कुछ भी रिजल्ट आउटकम्स आ सकती हैं। जो एंटरप्रेन्योर ने सोचा है वो पक्का पक्का नहीं है कि वही वैसा का वैसा निकल के आए। ठीक है बच्चों, तो इकोनॉमी इज डायनेमिक इन नेचर, चेंजेस होते रहते हैं एवरी डे। तो द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, द कॉस्ट स्ट्रक्चर, फैशन, टेस्ट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, क्रेडिट की पॉलिसीज, इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे। ऑल दीज चेंजेस ब्रिंग अबाउट चेंज इन द कॉस्ट and demand condition of business firm. It may happen that as a result of certain broad changes which were not anticipated by the entrepreneur। entrepreneur को तो उसके बारे में पता ही नहीं था। तो ऐसे चेंजेस अगर हो गए तो फर्म को प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस चीज को कैसे टैकल करना है, इन चीजों को कैसे मैनेज करना है, जो अनसर्टेनिटीज आएंगी उनके लिए कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं, वो काम किसका है? वो काम है एंटरप्रेन्योर का। The firm has to incur loss. Thus, the entrepreneur has to bear these financial risks. Apart from these risks, the entrepreneur also faces technological risk also। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनना बच्चों ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The entrepreneur also faces technological risk। बच्चों एक बात बताओ यार, कि आज आपकी फर्म में जो टेक्नोलॉजी है, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे बेटर टेक्नोलॉजी क्या कोई और फर्म लेके नहीं आ सकती? अगर वो फर्म आपसे बेटर टेक्नोलॉजी लेके आ गई, उसने इन्वेंशन करी, इन्वेंट रिसर्च किया और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में लेकर आई, उसके कॉस्ट बहुत कम आ रही है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, चीज में क्वालिटी आ रही है, फीचर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऐसी इन्वेंशन लेके आई, तो आपकी फर्म तो कॉम्पीट नहीं कर पाई। तो आपकी फर्म को भी इनोवेशन करने होंगे। तो अभी तो आपने नहीं किया था, उस फर्म ने कर दिया, ये रिस्क है कि नहीं? तो एंटरप्रेन्योर को कैसा रिस्क फेस करना पड़ा? टेक्नोलॉजिकल रिस्क। मार्केट में टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, मेरे पास तो है ही नहीं, अब मैं कैसे करूंगा, मेरे लिए रिस्क है। तो इस चीज का भी रिस्क किसको लेना पड़ता है बच्चों? एंटरप्रेन्योर को। उसके बाद वो करता है इन्वेंशन एंड इंप्रूवमेंट, ये उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट खराब हो गई, नई टेक्नोलॉजी बच्चों लेके आनी पड़ेगी मार्केट में आपको, तभी आप चल पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। सक्सेस बिजनेस की तभी होगी जब इन्वेंशन करोगे। काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का है। द एंटरप्रेन्योर हैज टू असेस एंड बियर द रिस्क। हाउएवर, अब इंपॉर्टेंट बात आ गई, वो क्या है? फ्रैंक नाइट बोलते हैं, उनका ओपिनियन है कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटीज। अगर एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटीज को, जिन्हें हम नहीं देख सकते, उनको बेयर कर गया, तो जो प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा किसका? एंटरप्रेन्योर का। तो एंटरप्रेन्योर नीड नॉट बेयर द फोर्सिबल रिस्क। जो हम देख सकते हैं वो रिस्क की बात नहीं कर रहे। जो रिस्क देख सकते हैं, चोरी हो सकती है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसका इंश्योरेंस हमारे पास है या इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं, वो पूरा पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने वाला, इसकी बात एंटरप्रेन्योर नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर उन रिस्क को बेयर करे जो अनफोर्सिबल चेंजेस हैं, फोर्सेबल नहीं, जो अनफोर्सीन चेंजेस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, उसको बेयर करना है, उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट होगा। सुनना ध्यान से बच्चों, बोल रहा है फोर्सेबल रिस्क कौन से होते हैं? सच एज, इसको आप फायर करना बच्चों, इसको आप लिखना फायर,
आग लग सकती है बिजनेस में, उसके अलावा चोरी हो सकती है, बुलगरी मतलब होता है कि कोई इलीगली बिल्डिंग में एंटर कर गया और एज टाइप थेफ्टी से हम मानते हैं, तो ये सब इंश्योरेंस हो सकता है। अनसर्टेनिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम फोरसीन रिस्क इन द बिजनेस। अनसर्टेनिटीज अलग बातें हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं है, जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। एंटरप्रेन्योर उनको अगर बेयर करेगा, उसका जो रिवॉर्ड होगा वो होगा बच्चों क्या, प्रॉफिट। अब वो अनफोर्सीन चेंजेस क्या है, अगर मार्केट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी बदल गई, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज चेंज कर दी, क्रेडिट पॉलिसी बदल गई, इंटरेस्ट रेट्स बदल गए, तो उसके अगेंस्ट अगर एंटरप्रेन्योर लड़ रहा है, बेयर कर रहा है और मार्केट में सर्वाइव करा पा रहा है बिजनेस को, उसका रिवॉर्ड जो होगा वो प्रॉफिट होगा। तो दस an entrepreneur earn profit because he bears uncertainty in a dynamic economy where changes occur every day। जो रोज चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनमें जो अनसर्टेनिटीज निकल के आ रही हैं, उनको एंटरप्रेन्योर अगर बेयर कर रहा है, उसका रिवॉर्ड जो है वो है प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर का हुआ। ठीक है बच्चों, तो while nearly all functions of an entrepreneur can be delegated or entrusted with paid managers, risk bearing cannot be delegated to anyone। कोई काम हो तो हम डेलीगेट कर देंगे, भाई कोई और कर लेगा, मैनेजर कर लेगा, बट जो रिस्क बेयरिंग वाला काम है, दिस वर्क कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू एनीवन। रिस्क लेना तो एंटरप्रेन्योर का ही काम रहेगा, वो किसी और को नहीं सौंप सकता वो काम। Therefore, risk bearing is very important function of entrepreneur। इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, रिस्क बेयरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहां क्वेश्चन बन सकता है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, अब क्या बोलोगे, रिस्क बेयरिंग फंक्शन, या फिर हम बोलते हैं इसको रिस्क बेयरिंग के अलावा अनसर्टेनिटी बेयरिंग फंक्शन। अब जो एंटरप्रेन्योर का तीसरा फंक्शन आता है वो है इनोवेशंस, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जिसके बिना आपकी फर्म, आपका बिजनेस मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। इनोवेशन और इन्वेंशंस टाइम के साथ साथ बदलते रहनी चाहिए, होनी रहनी चाहिए, वो होती जा रही है, आप कर रहे हो तो आपका बिजनेस स्मूथ सक्सेस के पाथ पे चलेगा, अदरवाइज आप नीचे ही जाएंगे। तो स्कम्टर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अकॉर्डिंग टू स्कम्टर द ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, वो था इंपॉर्टेंट फंक्शन रिस्क बियरिंग, ये है ट्रू फंक्शन। ट्रू फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू इंट्रोड्यूस innovations from time to time। Innovations refers to commercial application of new idea or invention to better fulfillment of business requirement। What is innovation? कुछ भी नई आइडिया लेके आना, कुछ नया डिवाइस, कुछ नया सॉफ्टवेयर, कुछ नई चीजें डेवलप करना, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, जिससे जो सबसे अलग हो, यूनिक हो, मार्केट में एकदम नई हो। जब बिल्कुल नई चीज मार्केट में आती है और वो मैंने डेवलप की, मेरे लिए इनोवेशन, अब वो चीज की कॉपी होने लगेगी, सभी बिजनेस उस चीज को कॉपी करेंगे, वैसा बनाने लगेंगे, वो कॉमन हो जाएगी। जब वो कॉमन हो जाएगी, उसके बाद मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। मुझे प्रॉफिट तब होगा जब तक वो चीज यूनिक है, मैंने बनाई है, कोई उसको कॉपी नहीं कर पाया अब तक, मेरे लिए नहीं है, तब तक मेरे को प्रॉफिट हो सकता है। तो इनोवेशन का रिवॉर्ड जो प्रॉफिट है ना, वो तब तक रहता है जब तक वो चीज कॉमन नहीं हो जाती, ये बात ध्यान रखना। तो इनोवेशन in a very broad sense, include introduction of new or improved product, improved devices, improved technique of production, utilization of new or improved resource of raw material, या सोर्स नया इन्वेंट किया, रॉ मटेरियल यहां से भी आ सकता है, अच्छा आपने नई माइन ढूंढी है, यहां से रिसोर्स निकालोगे, बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पता माइंस के बारे में, ऐसा भी इनोवेशन बोल। तो adoption of new or improved technology, novel business models, extending sales to unexplored markets, ऐसा भी innovation कहा जाता है। तो according to Scumter, the task of entrepreneur is to continuously introduce new innovations। मतलब कि entrepreneur को मार्केट को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, हर चीज को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जितना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, जितना ज्यादा रिसर्च करेगा, उतना ज्यादा कुछ नया ला पाएगा। जितना ज्यादा इनोवेशंस करेगा एंटरप्रेन्योर, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। तो दीज इनोवेशंस may bring greater efficiency and competitiveness in business and bring in profit to innovator। A successful innovation will be imitated by others in due course of time। Therefore, innovation may yield
प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों जब इनोवेशन हम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी फर्म उसको देख देख कर कॉपी कर लेती है, तो उसका रिवॉर्ड जो प्रॉफिट है हमें शॉर्ट टाइम तक मिल पाता है, सिर्फ उस टाइम तक जब तक वो इनोवेशन कॉमन नहीं हुई, यूनिक थी, तब तक मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज उसके मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा और डिसअपीयर हो जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसलिए हर दिन कुछ नया करना चाहिए, हर टाइम टाइम पर कुछ नया करना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट रिवॉर्ड मिलता रहे, मार्केट में सर्वाइव करते रहो। तो मार्केट में सर्वाइव करना है तो कुछ नया लेके आओ, कुछ यूनिक लेके आओ। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशन इन्वॉल्व रिस्क। सर नई बात पता चली, इनोवेशन इन्वॉल्व रिस्क एंड ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल in the society are capable of introducing new innovation. The greater the innovating ability, the greater the supply of entrepreneurs in the economy, and greater will the supply of entrepreneur, greater will be the rate of technological progress. हर एंटरप्रेन्योर की बस की बात नहीं है नई इनोवेशन को मार्केट में उतारना। सर इनोवेशन तो कर ली, मार्केट में लेके कैसे आए? आपकी इनोवेशन मार्केट में चली नहीं तो और बड़ा रिस्क है। आपकी इनोवेशन, आपकी इन्वेंशन मार्केट में चली नहीं, बहुत बड़ा रिस्क है। नई बात है, ध्यान से सुनना, आपकी इनोवेशन मार्केट में चली नहीं, रिस्क है कि नहीं? पैसा वेस्ट, रिसोर्स वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो इसलिए आप इनोवेशन ऐसी करो कि मार्केट में उतार पाओ, मार्केट में दिखा पाओ, वो चल सके। तो बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इनोवेशंस तो करते हैं, साथ साथ मार्केट में लेके भी आने की एबिलिटी रखते हैं। तो जितना ज्यादा एबिलिटी होगी ऐसी, उतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर होंगे, और जितने ज्यादा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर होंगे, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी, उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होगी। डेवलप कंट्री क्यों डेवलप है टेक्नोलॉजिकली? क्योंकि वहां पे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो इनोवेशन करते हैं टाइम टू टाइम और मार्केट में लेके भी आ सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योर की शॉर्टेज डेवलपिंग इकोनॉमी में इसीलिए है क्योंकि हमारे पास ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल्स, एजुकेशन, टैलेंट, एक्सपीरियंस सब मैटर करता है। ये सब फैसिलिटीज हमारे पास होंगी तो हमारी कंट्री के अंदर भी एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे बच्चों। तो ये थे एंटरप्रेन्योर के फंक्शंस। एक बार रिवाइज करते हैं, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या, उसके 3 फंक्शंस किए, बिजनेस को इनिशिएट करना, रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, उसके बाद रिस्क को बियर करना, अनसर्टेनिटीज को बियर करना, उसके बाद पड़ा बच्चों इनोवेशन एंड इनोवेशन। बहुत ही नॉलेज वाला टॉपिक होता है एंटरप्रेन्योर, तो ध्यान से करेंगे। थ्योरेटिकल है, कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं आएगा, सब प्रैक्टिकल कंसेप्चुअल आएगा। तो यहां तक आप बहुत अच्छे से करो बच्चों। इसके बाद शुरू होता है एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? हम सोचते हैं कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर प्रॉफिट होता है, तो सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा ना, प्रॉफिट के अलावा ऑब्जेक्टिव और भी होते हैं बच्चों। प्रॉफिट तो है ऑब्जेक्टिव मान लिया, उसके अलावा आप इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो बच्चों। 5 कैटेगरीज। वो कैटेगरीज कौन सी है? ये है टॉपिक जो नॉलेज देगा। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमेशा नॉलेज देते हैं और हम उन टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, हम बोर होते हैं। अब देखो, अगर आप किसी चीज को ये सोच के करोगे कि मैं यार बोर होऊंगा, मैं क्यों पढ़ूं, तो आप बोर ही होगे। आप ये सोच के पढ़ो कि मेरे को नॉलेज मिलेगी, थ्योरेटिकल टॉपिक से बहुत नॉलेज मिलती है। तो इस टॉपिक में ऐसा क्या है, इन 5 ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनो और फिर देखो कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एंटरप्राइज के। प्रॉफिट के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या, वो क्या है? सुनिएगा। द स्टैंडर्ड अजम्पशन, द स्टैंडर्ड अजम्पशन अबाउट एंटरप्राइज इज दैट its business activity is carried out with the sole objective of earning profit। हमने अब तक ये देखा है, but in real world enterprise do not make decision exclusively on profit maximization। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव और भी होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? economic, social, political, cultural, environment, its objective will have to be set up in relation to survival and growth of such environment। तो बच्चों इकोनॉमिक, सोशल,
पॉलिटिकल और कल्चरल एनवायरनमेंट को देखते हुए भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं इंटरप्राइज के सर्वाइवल के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। वो 5 ऑब्जेक्टिव क्या हैं प्रॉफिट के अलावा? वो है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला कौन सा बच्चों? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तीसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद चौथा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और पांचवा नेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सारे ऑब्जेक्टिव हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव? ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, पहले कभी पढ़ा नहीं है तो ध्यान से सुने। The basic minimum objective of all kind of enterprise is to survive or to stay alive. बच्चों कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म जब शुरू होती है, इनिशिएट होती है, तो सबसे पहले वो क्या सोचती है कि क्या हम सीधा ताबड़तोड़ प्रॉफिट कमाएं? नहीं, वो सोचती है कि हम बिजनेस में सरवाइव कैसे करेंगे, हम जिंदा कैसे रहेंगे इस इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो ऑर्गेनिक मतलब कि सरवाइव और स्टे अलाइव। समझ रहे हो? ऑर्गेनिक मतलब सिंपल, सर्वाइव एंड स्टे अलाइव। ये कैसे करना है, उसके बाद सोचेंगे प्रॉफिट का। तो एन एंटरप्राइज कैन सर्वाइव ओनली इफ इट इज एबल टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ प्राइस व्हिच एनेबल्स इट टू रिकवर द कॉस्ट। आप मार्केट में सर्वाइव कब कर सकते हैं? हमने प्रोडक्शन जब चैप्टर शुरू किया ये वाला, तो फर्स्ट क्लास में हमने बात करी कि आपकी फर्म कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव तब करेगी जब आपकी फर्म के पास एबिलिटी टू प्रोड्यूस है। आप इतनी गुड्स प्रोड्यूस कर पा रहे हो जितनी मार्केट को चाहिए, और उस प्राइस पे जिस प्राइस पे कोई भी नहीं दे रहा, और प्राइस भी ऐसा हो आपकी कॉस्ट भी कवर हो जाए और आपको रेवेन्यू भी आ जाए, प्रॉफिट भी आ जाए। तो बच्चों ये है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। इफ एन एंटरप्राइज डज नॉट रिकवर द कॉस्ट, अगर कोई एंटरप्राइज अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा उस प्राइस से, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा बच्चों। इसीलिए बैंकरप्सी होती है, इसलिए दिक्कत होती है। तो देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ enterprise is essential for the continuance of its business activity. Once the enterprise is assured of survival, it will aim at growth and expansion. यार आप शॉर्ट टाइम पीरियड में सरवाइव कर गए, अलाइव हो मार्केट के अंदर, थोड़ा टाइम और आया, अभी भी आप सरवाइव कर रहे हो, आप अलाइव हो, आप समझ गए मार्केट कंडीशन को कि क्या है। उसके बाद ही आप सोचेंगे ना एक्सपैंड करने का और ग्रोथ करने का, या सीधा ही आते ही एक्सपैंड कर देंगे बिजनेस को? नहीं, पहले आप देखते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है, कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, कैसे सप्लायर्स हैं, कैसे सेलर हैं, कैसे कंज्यूमर्स हैं, उसके बाद आप सोचते हो एक्सपेंशन का। तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो कि मार्केट में टिकना कैसे है, सर्वाइव कैसे करना है। तो ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव has assumed importance with the rise professional managers. अब यहाँ बोल रहा है R.L. Morris theory of the firm assume that the goal that managers of a corporate firm set for themselves is to maximize firm balance growth subject to managerial and financial constraints. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हर मैनेजर्स का आजकल होता है कॉर्पोरेट में कि हम मार्केट में सर्वाइव करें, उसके बाद सोचेंगे ग्रोथ कैसे होगी। अब ये था आपका ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आते हैं बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। यहां बात करेंगे हम प्रॉफिट की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे प्रॉफिट की। नाम से ये बच्चों इकोनॉमिक, तो बात प्रॉफिट की होने वाली है, ठीक है। तो एक रैशनल एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट तब अर्न कर पाएगा जब वो मार्केट में अनसर्टेनिटीज, रिस्क, चेंजेस, इन सब को टैकल कर सकता है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को रखा जाएगा जब मार्केट में आप सर्वाइव आराम से कर पा रहे हो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म has been the most basic assumption made by economists over the last more than 200 years and still at the heart of neoclassical microeconomic theory. आज से बहुत साल पहले से ऑब्जेक्टिव यही रहा कि हम प्रॉफिट ही एम रखेंगे, और आज तक एम प्रॉफिट है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इतने सालों से ये ऑब्जेक्टिव कंटिन्यू क्यों चलता रहा? कोई लॉजिक तो होगा। सभी इकोनॉमिस्ट, पुराने इकोनॉमिस्ट, नए इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, सबकी थ्योरी में प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव तो था ही था। क्योंकि प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो फर्म किस लिए चल रही है? प्रॉफिट नहीं होगा तो आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर किए उनको कैसे आप दोगे उनका शेयर? प्रॉफिट नहीं होगा तो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? प्रॉफिट नहीं होगा, आप मैनेजर्स की, इंप्लॉइज की, लेबर की सैलरीज कहां से निकालेंगे?
प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी क्रेडिटर आपको उधार कैसे देगा? तो प्रॉफिट तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रॉफिट के बिना तो आपकी फर्म बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो प्रॉफिट होगा तभी आप सारे एक्सपेंसेस को बेयर कर पाएंगे, और अपने बिजनेस में और फर्दर इन्वेस्टमेंट करानी है तो प्रॉफिटेबल दिखाना पड़ेगा अपनी फर्म को, और प्रॉफिट करने भी पड़ेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि दिस अजम्पशन इज सिंपल, रैशनल है, कोई इसमें दोहराया नहीं है, रैशनल अजम्पशन है, बिल्कुल सही अजम्पशन है कि प्रॉफिट तो होने चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉफिट होंगे, देखो आपकी प्राइस और आपकी आउटपुट की पॉलिसी ऐसी हो कि आपको प्रॉफिट, आपकी कॉस्ट इतनी आए कि आपको प्रॉफिट हो सके। तो बच्चों कॉस्ट की ये पॉलिसी जो बनती है, प्राइस की पॉलिसी बनती है, आउटपुट पॉलिसी बनती है, वो सारी पॉलिसी ऐसी हो कि आपको प्रॉफिट हो। तो प्राइस और आउटपुट पॉलिसी इस वे में बनाओ कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। बच्चे यहाँ पे बोल रहा है अच्छे से, तो बोल रहा है कि द इन्वेस्टर expect that their company will earn sufficient profit in order to ensure fair dividend to them and to improve the price of their stocks। आपकी कंपनी के शेयर्स बहुत सारे शेयरहोल्डर्स ने ले रखे हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अच्छा डिविडेंड मिले। उनको अच्छा डिविडेंड आप तब डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे जब आपको खुद को प्रॉफिट होंगे, तभी तो जाके वो अपने बार बार आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे ना। उसके अलावा इन्वेस्टर्स हो, क्रेडिटर्स हो, इंप्लॉइज हो, सबको पैसे आप कैसे देंगे? आपको प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो क्रेडिटर्स विल बी रेलुकेंट टू लेंड मनी टू एनी एंटरप्राइज विच इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट। जो एंटरप्राइज प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है उसको कौन पैसा देगा? तो सिमिलरली एनी इंक्रीज इन सैलरीज, वेजेस और एम्प्लॉयज को जो आपको देना है वो सब कहां से निकलेगा? आपके प्रॉफिट में से निकलेगा। तो प्रॉफिट ही ऐसी चीज है जो आपके बिजनेस को चलाकर रखेगी बच्चों। तो प्रॉफिट तो मेन ऑब्जेक्टिव है। तो पहले पढ़ा हमने ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव, फिर पढ़ा हमने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या पढ़ा? प्रॉफिट रैशनल है, बिल्कुल क्लियर अजम्पशन के साथ कि हाँ ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए एज अ प्रॉफिट। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव और आता है, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। आप सोचिए कोई भी इंटरप्राइज कहां सिचुएटेड होगा? ऑब्वियस किसी न किसी सोसाइटी के अंदर। तो जिस सोसाइटी में आपका इंटरप्राइज है, बच्चा जिस सोसाइटी, मेरी बात को सुनना ध्यान से, जिस सोसाइटी में आपका इंटरप्राइज है वो सोसाइटी आपके एंटरप्राइज को देखकर हैप्पी नहीं है। कुछ ना कुछ गलत चल रहा होगा आपके एंटरप्राइज में। या तो आप सोसाइटी को हैप्पी नहीं रख पा रहे होंगे, या सोसाइटी के जो लोग हैं, वहीं से लेबर आती है। देखो सोसाइटी से आपके एंटरप्राइज में लेबर कहां से आती है? सोसाइटी से आती है। सोसाइटी से ही लेबर आती है, सोसाइटी से ही इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, सोसाइटी से ही आप ट्रेडर्स भी आपके आ सकते हैं। तो सोसाइटी के साथ आप एथिकल बिहेवियर नहीं रखेंगे तो कोई भी सोसाइटी आपके एंटरप्राइज से हैप्पी नहीं होने वाली। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम तक अपने एंटरप्राइज को मार्केट में, सोसाइटी में लॉन्ग टाइम तक चलाना है, स्टे रखना है, तो आपको सोसाइटी के साथ एथिकल बिहेवियर तो देना पड़ेगा। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस नहीं करनी पड़ेंगी, प्रॉफिटरिंग नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट इज प्रॉफिटरिंग? इलीगल प्रॉफिट्स कमाना, ब्लैक मार्केटिंग करना, सब नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सारे एथिकल बिहेवियर्स होते हैं जो एक एंटरप्राइज को सोसाइटी के लिए करने चाहिए। उन्हीं एथिकल बिहेवियर्स को, उन्हीं एथिकल प्रिंसिपल्स को, उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरा कर रहे हैं। आप सोसाइटी के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स आपके सोसाइटी, जो हाँ एंटरप्राइज वहीं से ही आते हैं, उन वर्कर्स को हैप्पी रखें, उन वर्कर्स की नीड्स को देखें क्या है, सोसाइटी की नीड्स को देखें क्या है। कोई भी प्रोडक्ट जो आपका सोसाइटी तक जाता है उस प्रोडक्ट के अंदर अडल्ट्रेशन ना हो, मिलावट ना हो। आप कंटिन्यू सोसाइटी को प्रोडक्ट सप्लाई करते रहें, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में सप्लाई करते रहें। तो आप ऐसी सोशल प्रैक्टिसेस करेंगे ना तो आपका एंटरप्राइज लॉन्ग टाइम तक चलेगा, सोसाइटी आपको आराम से एंटरप्राइज चलाने देगी। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह आपके इकोनॉमिक प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। मान लिया सेल्फ इंटरेस्ट इज इंपॉर्टेंट, बट सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बात कर रहे हैं? पब्लिक इंटरेस्ट की, हम बात कर रहे हैं सोशल इंटरेस्ट की, हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की। ध्यान से सुनना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। तो सबसे पहले आते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सिंस एन एंटरप्राइज लिव्स इन अ सोसाइटी, इट कैन नॉट ग्रो अनलेस इट मीट्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? एक एंटरप्राइज तब तक ग्रो नहीं करेगा जब तक वो सोसाइटी की सोशल नीड्स पूरी नहीं करेगा। ध्यान से सुनना।
तो सोशल नीड्स किस तरह की हैं, क्या करना चाहिए आप लोगों को बच्चा? आपको सबसे पहली बात सोसाइटी को कॉन्टिन्यू और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अनअडल्टरेटेड, मतलब अनअडल्टरेटेड, बिना मिलावट का फूड आपको देना है। मिलावट नहीं करनी बच्चों, है ना। आप जितनी ज्यादा मिलावट करेंगे उतना सोसाइटी की हेल्थ पे असर पड़ेगा बुरा, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आपका इंटरप्राइज नहीं चलने वाला बच्चों। तो टू अवॉइड प्रॉफिटरिंग, व्हाट इज प्रॉफिटरिंग बच्चा? प्रॉफिटरिंग क्या होता है कि आप इलीगल प्रॉफिट कमा रहे हो, आप ब्लैक मार्केटिंग करके प्रॉफिट कमा रहे हो, आप अनफेयर प्रॉफिट्स कमा रहे हो, सोसाइटी के पीछे से काम कर रहे हो, धोखा दे रहे हो सोसाइटी को, तो वो चीज ठीक नहीं है। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस, आप गलत बिहेवियर रख सोसाइटी के साथ, वो सब ठीक नहीं है बच्चों। तो आपको एंटी सोशल प्रैक्टिसेस भी नहीं करनी है, आपको ब्लैक मार्केटिंग, आपको इलीगल प्रॉफिट्स, अनफेयर प्रॉफिट्स नहीं कमाने हैं, ठीक है। सोसाइटी का नुकसान नहीं करना है। उसके बाद टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज, ध्यान से सुनना बच्चा, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल इन द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आपका एंटरप्राइज है, उस एंटरप्राइज के अंदर जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? ऑब्वियस आसपास की सोसाइटी से आ रही हैं। उन वर्कर्स का आप ध्यान रखें, उन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ वैकेंसीज है, मेरे को लोगों की जरूरत है, तो पहले आप प्रेफरेंस प्रायोरिटी किसको दें? अपनी सोसाइटी को दें बच्चों, ठीक है। उसके बाद टू एंश्योर दैट, ये ध्यान रखें कि एंटरप्राइज आउटपुट डज नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चा। जिस सोसाइटी में आपका एंटरप्राइज है, उसी सोसाइटी में आप पॉल्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के बाद। पॉल्यूशन कैसे होता है बच्चों? आपने प्रोडक्शन किया, जो वेस्टेज बाहर आया, साइड में मान लो रिवर है सोसाइटी के साथ जाती हुई, रिवर में आपने सारा वो वेस्टेज फैला दिया, फेंक दिया उसको उसके अंदर, तो उस रिवर का पानी ऑब्वियस ही बात है लोग पीते होंगे, ठीक है। तो उससे लोगों की हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। आपकी जो प्रोडक्शन इंटरप्राइज है, उससे पॉल्यूशन निकलता है, एयर पॉल्यूशन, मान लो स्मोक बहुत ज्यादा निकलता है, गैसेस निकलती हैं, उससे भी हेल्थ खराब हो सकती है। कुछ ऐसा करें कि उसका कुछ आप सॉल्यूशन निकाल पाए। या फिर उसके अलावा मशीन्स बहुत सारी चलती हैं, नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो आप कोशिश करें कि ऐसी मशीन्स इंस्टॉल करें जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। तो बहुत सारे मेजर्स, देखो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपका इंटरप्राइज नहीं चलेगा बच्चों। आपकी दुकान भी कहीं पर होती है ना, आप लोगों को परेशान करते हो वहां पे पार्किंग के थ्रू कैसे भी, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दुकान भी है, चलो ठीक है, लेकिन साथ साथ दिक्कत मुझे हो रही है तो दुकान चलने नहीं देते बच्चों आपकी। तो वही वाली बात है कि कोई भी दुकान हो या शोरूम हो या कंपनी हो या फर्म हो, सोसाइटी का ध्यान पहले रखें, क्योंकि वही लोग हैं जहां हमारा काम चल रहा है, और वही लोग खुश नहीं है तो हमारा काम बिल्कुल नहीं चलने वाला बच्चा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो आर एज इंपॉर्टेंट एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? तो एन एंटरप्राइज शुड कंसिस्टेंटली endeavor to contribute to the quality of life of its community। जिस कम्युनिटी में एंटरप्राइज है, वहां के लोगों को आप टाइम टू टाइम कंसिस्टेंटली कुछ ऐसा देते रहें कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, खराब ना। ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो, जहां आपका इंटरप्राइज है, वहां जो रिवर है, वहां पॉल्यूशन ना करें, वहां अपना एयर पॉल्यूशन ना करें, नॉइस पॉल्यूशन ना करें, अच्छा अच्छा एनवायरमेंट बनाकर रखें, साइड में पार्क्स बना दें, पब्लिक पार्क्स डेवलप कर दें सोसाइटी के लोगों के लिए, तो अपने आप खुश होंगे ना, तो वहां की क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप इंप्रूव होगी। आप जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कर रहे हो वो ना करके कुछ पॉजिटिव करें सोसाइटी के लिए, सोसाइटी भी खुश और आपका इंटरप्राइज चलता रहेगा बच्चों आराम से। तो इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी इन जनरल, इफ इट फेल टू डू सो, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, तो इट मे नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। आपका इंटरप्राइज लंबे समय तक नहीं चलने वाला बच्चा। समझ में आप लोगों को सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, वो है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ध्यान से सुनना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ह्यूमन बींग्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन बींग्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। देखो, आपके एंटरप्राइज के अंदर मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, सारी वो एसेट्स हैं जिससे आपका प्रोडक्शन होता है, बट ह्यूमन बींग्स नहीं, लेबर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्किल्ड फोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप तो खाली बैठेंगे।
मशीन्स को चलाने के लिए भी तो स्किल्ड लोग चाहिए बच्चों। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि स्टाफ, ह्यूमन बींग्स आर द प्रीशियस एसेट एज लाइक द फिक्स्ड एसेट और ऑपरेटिंग एसेट। जैसे आपके एसेट्स और हैं वैसे ही ह्यूमन बींग भी आपके लिए एसेट, आपके लिए कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स का होना बहुत जरूरी है। चलो ह्यूमन रिसोर्स मिल गया आप लोगों को, पर उस ह्यूमन रिसोर्स का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स की आप केयर नहीं कर रहे हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स की नीड वांट को समझ नहीं रहे हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहे हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो भी आपका एंटरप्राइज नहीं चलेगा बच्चा। तो ह्यूमन रिसोर्स को भी आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन रिसोर्स का ध्यान रखना, उनकी नीड्स वांट्स देखना, उनको इंप्रूव करना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उनको डेवलप करना इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एंटरप्राइज। तो ऑब्जेक्टिव इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनिएगा बच्चा। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ दे आर इग्नोर्ड it will be difficult for enterprise to achieve any of the objective। अगर आपने human resource को ignore कर दिया, आपका कोई objective achieve नहीं होगा, ना organic, ना ही economic, ना ही social। So therefore the comprehensive development of human resource is very important as the major objective of organization। Some of the important human objectives are as follows। अब क्या करना है आपको ह्यूमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए? आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है, सुनना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है बच्चा? टू प्रोवाइड फेयर डील टू एम्प्लॉइज एट डिफरेंट लेवल्स। टू प्रोवाइड फेयर डील टू एम्प्लॉइज एट डिफरेंट। एक एम्प्लॉय बहुत नीचे लेवल पे काम कर रहा था, उसको वेज आप कम दे रहे थे, ठीक है, उसका प्रमोशन हुआ, थोड़ा सा ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया, आपको उसके वेज बढ़ाने चाहिए। या वो सेम लेवल पे है और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, वो कंट्रीब्यूशन जो अपना दे रहा है वो और लेबर से काफी अच्छा दे रहा है, तो आपको उसको डील करना चाहिए, उस चीज के लिए उसको अच्छा रेम्युनरेशन देना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स हमेशा ठीक रहेगा। दूसरा, टू डेवलप न्यू स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड प्रोवाइड अ वर्क क्लाइमेट in which they will grow as mature and productive individuals। बच्चा, जो लेबर, जो स्टाफ, जो ह्यूमन रिसोर्स आपके एनवायरमेंट में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके एंटरप्राइज में काम करता है ना, उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज को देखो। आपको लगता है कि ये स्किल बहुत अच्छी है, आपको लग रहा है कुछ ये कर पाएगा, उसको बढ़ने का मौका दो। आपको लग रहा है स्किल ठीक नहीं है, जरूरत है इसको इंप्रूव करने की, तो उसको इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग्स दो। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, उनको मोटिवेट करो, जहां वो काम कर रहे हैं उसी क्लाइमेट कंडीशन को अच्छा रखो, क्लीन रखो, ठीक है, सराउंडिंग्स जो है वो ऐसी रखो कि वो काम करने के लिए कंफर्टेबल हो। ऐसा आप कुछ करें बच्चों, तभी वो ग्रो करेगा। उसके बाद, टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयज एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर लोग जो होते हैं ना, बोलते हैं तू क्या करेगा, तेरे बस की तो कुछ है नहीं, क्या डिसीजन ले पाएगा। तो आप बहुत छोटे लेवल पे काम करते हो, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बच्चों, कई बार क्या होता है कि छोटे वर्कर्स, लोअर लेवल एम्प्लॉयज के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा होता है ना, जो एम्प्लॉयर के माइंड में भी नहीं चल रहा होता। वो ऐसे डिसीजन, ऐसे ओपिनियन, ऐसी एडवाइस देके चले जाते हैं ना कि एम्प्लॉयर भी सोचता रह जाता है कि यार ये क्या बोल के चला गया, इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में मौका दे पार्टिसिपेट करने का। तो पार्टिसिपेशन जो वो करेंगे ना, उनको मोटिवेशनल फील होगा कि उनको लगेगा कि हाँ, एम्प्लॉयर मुझे मौका देता है। आगे आकर वो और ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेगा ना, तो आपके एंटरप्राइज के लिए अच्छा है बच्चों। आपकी एंटरप्राइज ग्रोथ भी होगी, उसकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी। तो उसको मौका दे पार्टिसिपेशन करने का डिसीजन मेकिंग के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद, टू मेक द जॉब कंटेंट इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग। आपने वर्कर को ऐसा काम दिया हुआ है, उसको मजा ही नहीं आता, कह रहे इजी काम है, सुबह से शाम तक वही सेम काम करता है, कोई चैलेंज नहीं है जॉब के अंदर, कोई अच्छा कंटेंट नहीं दिया उसको आपने। तो हर वर्कर का, हर एम्प्लॉय का जॉब कंटेंट ऐसा रखें कि उसको मजा आए, हर दिन कुछ नया करने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले, तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट से काम करता है। जिस फील्ड में वो काम करना चाहता है उसको वो काम दे, ना कि कोई दूसरा काम दे दे। समझ में आ रहा है? तब वो इंटरेस्ट लेके काम करेगा, अपनी स्किल को और डेवलप करेगा, उसका चैलेंजिंग वर्क बना दे, उसको टारगेट्स दे, तो वो अच्छा काम करेगा, आपके लिए बढ़िया काम करेगा। तो इससे भी ह्यूमन डेवलपमेंट होती है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट होती है और आपका ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाता है। उसके बाद, इफ द एंटरप्राइज इज कॉन्शियस of its duties
towards its employees. If the enterprise is conscious to of the duties of towards employees, it will be able to secure their loyalty and support. अगर कोई enterprise, कोई भी enterprise अपने एम्प्लॉयज को लेकर कॉन्शियस है कि मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को अपने एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन अच्छा बनाकर चलना है, कोऑर्डिनेशन हमेशा बनाकर चलना है, ऐसा आप लोग सोच रखोगे, तभी आपके वर्कर्स भी, आपका ह्यूमन रिसोर्स भी आपके लिए लॉयल रहेगा, आपके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़ा रहेगा। आप उनके बारे में सोचेंगे नहीं तो कभी सपोर्ट में नहीं खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या मतलब एंटरप्राइज से। तो ऐसी सोच वर्कर्स में नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप उसको खुश रखेंगे, वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा वो एम्प्लॉय। समझ में आ रहा है? तो ऐसा आप लोग करेंगे तो आपके ह्यूमन रिलेशन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही ऐसी चीज है जो आपके एंटरप्राइज को चलाती है। देखो सारे फैक्टर ही इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं मान लिया, लेकिन सभी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ये मान के चल। ठीक है, उसके बाद अब आता है बच्चों नेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो अब तक हम बात कर रहे थे एंटरप्राइज की, ठीक है, और उसके इंटरनल ऑब्जेक्टिव्स की, कहीं ना कहीं सोशल की बात हमने कर ली। अभी थोड़ा मैक्रो लेवल पे सोचते हैं बच्चों, मैक्रो लेवल पे सोचते हैं कि नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान, और सुनना बच्चों ध्यान से। आपका जो एंटरप्राइज है, क्या उसकी सिर्फ यही ड्यूटी बनती है कि अपने लिए सब कुछ करे, या जहां जिस एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं वो जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का ध्यान रखे, बस इतना हो गया? तो आप अपनी नेशन के लिए काम कर रहे हैं। आपके एंटरप्राइज का जो प्रोडक्शन है वो आपकी नेशन के जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन देता है। बोलो ऐसे, आपके एंटरप्राइज का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी का, उतना ज्यादा आपकी नेशन का जीडीपी भी ज्यादा होगा। तो आपकी कंट्री सेल्फ रिलायंट बने, किसी पे डिपेंड ना रहे, ऐसा आप क्या नहीं चाहते? तो जितने भी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, हो सके तो एक एंटरप्राइज को वो सारे नेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए जो वो पूरा कर सकता है बच्चों। अब ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव हैं रिलेटेड टू नेशन जो एक एंटरप्राइज आराम से पूरा कर सकता है, और उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से सुनिएगा। तो एंटरप्राइज को चलाना बहुत बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों। देखो आप, तो an enterprise should endeavor for fulfillment of national needs and aspirations and work toward the implementation of national plans and policies। हर कंट्री के अंदर, हर इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग होती है, प्लान्स बनते हैं। उन प्लान्स को देखो कि इकोनॉमी का प्लान्स क्या, इकोनॉमी के प्लान के अकॉर्डिंग अपने प्लान बनाओ, क्योंकि आप नेशन के साथ चलोगे, नेशन आपके साथ चलेगी। तो नेशन के साथ चलना भी आपका एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको उसके साथ चलना है बच्चों। सम ऑफ द नेशनल ऑब्जेक्टिव आर एज फॉलो। सबसे पहला आप ध्यान रखें कि आपकी इकोनॉमी के अंदर अगर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हैं बच्चों। इनइक्वालिटी क्या होता है बच्चा, कि रिच और पुअर में बहुत ज्यादा गैप है। पुअर बहुत पुअर है, रिच बहुत रिच है। कुछ के पास बहुत सारा काम है, कुछ के पास काम ही नहीं है, और वो ढूंढ रहे हैं काम के लिए, भटक रहे हैं। तो अगर आप उनको काम दे सकते हो, आपके सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं, आपके नेशन में जो लोग हैं, आपके लिए काम मांगने आ रहे हैं आपके पास, तो उनको दो। जितना हो सके आप इन इक्वलिटीज को रिड्यूस करने का सोचो। रिच जो लोग हैं, हायर इनकम ग्रुप पे हैं, उन पे टैक्सेस लगाओ। उससे जो पैसा आता है आपके पास या कुछ बचता है तो उसको पुअर पे स्पेंड करो। इनइक्वालिटी कम हो सकती है बच्चों। उसके बाद बोल रहे हैं कोशिश करो अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाने की, मतलब कि किसी और पे डिपेंड ना रहे आपकी नेशन बच्चों। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगी। आप टू ट्रेन यंग मैन एज apprentices and thus contribute in skill formation for economic growth and development। जो भी आपके यहाँ पे लोग हैं, यूथ है, स्टाफ है, कोशिश करें कि उनकी स्किल को डेवलप करते रहें, उनकी ग्रोथ करें, उनकी डेवलपमेंट करें, क्योंकि वो लोग डेवलप हो जाएंगे ना तो आपकी नेशन अपने आप डेवलप हो जाएगी। क्योंकि एक नेशन के अंदर जितने ज्यादा डेवलप ह्यूमन रिसोर्स होते हैं ना, उतनी नेशन स्ट्रांग होती है। तो आप ये कर सकते हैं, एंटरप्राइज ही कर सकता है लोगों को ट्रेन, लोगों को डेवलप। लोगों की स्किल को डेवलप कौन करता है? एंटरप्राइज ही तो करता है। तो एज एन एंटरप्राइज आपका काम ये बनता है कि आप एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, यूथ को, लोगों को इतना अच्छा ट्रेन कर दें कि वो नेशन के लिए बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें और डेवलप करें अपनी नेशन को। समझ पा रहे हो बच्चों मेरी बात? सिंस हमने देखा कि एंटरप्राइज के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिंस ऑल द एंटरप्राइज हैव
मल्टीपल गोल्स, दे नीड टू सेट प्रायोरिटीज। देखो गोल्स सबके बहुत सारे होते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इतने सारे गोल्स हमारे पास हैं, तो हम पहले कौन सा गोल अचीव करें जिसकी पहले प्रायोरिटी हो। देखो सारे गोल्स एक साथ अचीव तो हम नहीं कर सकते, हम प्रायोरिटी लिस्ट बना लें कि पहले ये फिर ये फिर ये और फिर ये, तो गोल्स की प्रायोरिटी बनाएं, उसके हिसाब से गोल्स को अचीव करते रहे टाइम टू टाइम। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैलेंसिंग बनाकर चलनी पड़ेगी और सारे गोल्स को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी बच्चों, किसी को ज्यादा किसी को कम, जिसको कम चाहिए उसको कम दो, जिसको ज्यादा चाहिए उसको पहले ज्यादा ही दो। समझ पा रहे हो, लेकिन अब इंपॉर्टेंस सबको देनी, किसी को इग्नोर नहीं करना आपको। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक आता है, टॉपिक ये आता है कि कभी कभी क्या होता है बच्चों, एंटरप्राइज को जब ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में बहुत सारी हर्डल्स, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी डिफिकल्टीज, बॉटलनेक्स आती हैं। प्रॉफिट अचीव करने के लिए भी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, एंटरप्राइज नहीं कर पाता, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, कंफ्लिक्शन हो जाती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो लिखा है यहां पर, इन द परस्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एंटरप्राइज action may get constrained by many factors. Some of them are as follows. सबसे पहला, lack of knowledge and information. अगर किसी इंटरप्राइज के पास किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग जो उसके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शायद इंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर पाए। तो हमेशा हम ये बोलते हैं, यू हैव टू बी अपडेटेड। टाइम के साथ आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए। अगर आप अपडेट रहेंगे तो आपका हर काम हो जाता है, हर ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है। तो अगर कोई इंटरप्राइज अपडेटेड नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, कोई अवेयरनेस, कोई जानकारी जो होनी चाहिए उसके पास नहीं है, तो उसका ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो सकता है। तो क्या है बच्चों, कह रहा है कि द एंटरप्राइज फंक्शन इज एन अनसर्टेन in an uncertain world where due to the lack of accurate information under such circumstances it is very difficult to determine what the profit maximizing price is। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या, हमेशा ही जो एंटरप्राइज है ना, जो फंक्शन करता है वो अनसर्टेन वर्ल्ड में फंक्शन करता है। देखो जहां एंटरप्राइज काम कर रहा है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है, टेक्नोलॉजिकल है, वो सारा का सारा अनसर्टेन है। अब एनवायरमेंट ही अनसर्टेन है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां नहीं मिल पाती। उन जानकारी के ना मिलने के कारण किसी भी इंटरप्राइज का कभी कभी इकोनॉमिक मोटिव, मतलब कि प्रॉफिट मोटिव पूरा नहीं हो पाता। इंटरप्राइज को पता नहीं चल पाता कि क्या प्राइस रखें कि मेरे को प्रॉफिट हो। इस वजह से भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कभी कभी रह जाता है बच्चों, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेन की पॉइंट क्या है इस पॉइंट के अंदर, की पॉइंट ये है कि लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोई भी फील्ड जिसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाई और आपको ये पता चला कि मार्केट प्राइस में क्या रखूं, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको प्रॉफिट मोटिव रह जाएगा बच्चों। उसके अलावा एक और पॉइंट है, वो क्या है सुनना, देयर मे बी अदर कंस्ट्रेंट आल्सो सच एज restriction imposed in public interest by the state on the production price movement of factors. In practice there are several hindrances for free mobility of labor and capital। बच्चों बात कर रहा है स्टेट की, मतलब कि गवर्नमेंट की। देखो गवर्नमेंट हमेशा अपने स्टेट के लिए, अपनी नेशन के लिए लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। वो पब्लिक के फेयर के लिए बनाती है, पब्लिक के फेवर में ही बनाती है ना। तो अब देखो कन्फ्लिक्शन तो होगा, आप एक के फेवर की बात करेंगे, दूसरे का अनफेयर हो सकता है, एक का बेटर ऑफ दूसरे का वर्स ऑफ हो सकता है। तो जब गवर्नमेंट ऐसी लॉज बनाती है कि लेबर यहां से वहां मूव नहीं करेगी, ये प्राइस आपको सेट नहीं करना, ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं बेचना, ये प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनना चाहिए, ऐसी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत सारे लॉज बन सकते हैं। तो अगर उन लॉज का, उन रिस्ट्रिक्शंस का आपके इंटरप्राइज पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सफर करेगी बच्चों, करेगी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रेड यूनियंस जो होती हैं may place several restrictions on the mobility of labor or specialized training may be required to enable workers to change occupation। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि लेबर जो है, देखो लेबर इज मूवेबल फैक्टर, लेबर मूवेबल फैक्टर है। अगर हम लेबर को मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, किस लिए मूव करते हैं,
उनको ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है, कुछ उनको स्किल डेवलप करने ले जाना पड़ता है कहीं और, तो ऑक्यूपेशन उनको बदलना है मान लो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो कभी कभी क्या होता है उस ट्रेनिंग में जब लेबर को मूव करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि मूव नहीं कर सकते आप, ऐसी लॉज ट्रेड यूनियन बना देती हैं, तो वहां पर आप लेबर को मूव नहीं कर पाते। लेबर को यहां से वहां मूव नहीं कर पाएंगे तो उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे? कभी कभी क्या होता है हमारी जो ट्रेनिंग वेबिनार सेमिनार कुछ भी होता है वो सब कहीं और जगह पर है, तो उसको आप मूव नहीं कर पाते। जब उनको आप मूव नहीं कर पाते तो वो ट्रेन नहीं हो पाती, वो ट्रेन नहीं हो पाती तो आपके इंटरप्राइज के लिए कैसे काम कर पाएगी बच्चों? तो आपका प्रॉफिट सफर होगा, ये बात भी यहां पे आ जाती है। उसके बाद दीज कंटिजेंसीज में मेक अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट अ डिफिकल्ट टास्क। एक प्रॉब्लम और दिखा रहा है, देयर मे बी infrastructural inadequacies and consequent supply chain bottlenecks resulting in shortage and unanticipated emergencies। बच्चों व्हाट इज बॉटलनेक? बॉटलनेक क्या होता है? डिफिकल्टीज होता है, हर्डल्स होता है। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि आपके एंटरप्राइज को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऑब्वियस हर एंटरप्राइज को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? अपना टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा हम बोलते हैं कि पावर सप्लाई भी, सब कुछ चाहिए, एनर्जी के अंदर ही आ गया। तो अगर इन सब के अंदर कुछ फैसिलिटीज, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं एडिक्वेट, मान लीजिए आपको प्रोडक्शन तो आपने कर दिया, पर प्रोडक्शन करने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर स्मूथ चलने के लिए आपको रोड्स चाहिए, और रोड्स वहां की डेवलप नहीं है तो आपको दिक्कत होगी ट्रांसपोर्टेशन करने में गुड्स का। तो कभी कभी क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वेल एडिक्वेट नहीं होने की वजह से आपका इंटरप्राइज सफर करता है। तो यही बात बोल रहा है, मान लो देयर कुड बी फ्रीक्वेंट पावर कट्स। ऐसा देखो मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट की बात मैंने कर ली, अब मैं बात कर रहा हूं एनर्जी की, मतलब कि पावर सप्लाई। अगर जिस एरिया में आपका एंटरप्राइज है वहां पे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पावर कट्स होते हैं, लाइट चली, जनरेटर चलाओ, तो देखो जो काम प्रॉपर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से होता है ना वो जनरेटर से नहीं हो सकता, आपको पता है अच्छे से, क्योंकि वो बात नहीं होती। तो अगर बार बार पावर कट्स होंगे तो आपका इंटरप्राइज सफर करेगा प्रोडक्शन में, तो इसलिए वहां पर दिक्कत आ सकती है। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है या प्रॉपर रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपका एंटरप्राइज सफर करता है, प्रॉफिट अचीव नहीं हो पाते बच्चों। तो ऐसी कुछ हर्डल्स हमेशा ऑलमोस्ट सभी इंटरप्राइज के सामने आती हैं जिनसे उनका प्रॉफिट जो ऑब्जेक्टिव है वो सफर करता है बच्चों। इन्हें बोलते हैं हम सम फैक्टर्स व्हिच क्रिएट हर्डल्स इन अचीविंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम। उसके अलावा बच्चों एक प्रॉपर टॉपिक बना हुआ है कि एंटरप्राइज की मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है। हमने एंटरप्राइज पढ़ा, एंटरप्रेन्योर टॉपिक पढ़ा क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद पढ़ा कि एक एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, तो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, 5 ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने पढ़ लिए। फिर पढ़ा कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, उन्हें पढ़ लिया। उसके बाद एक प्रॉपर टॉपिक है कि एक एंटरप्राइज के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेन प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स। तो यहां पे टॉपिक देखो क्या है बच्चों कि एंटरप्राइजेस प्रॉब्लम्स, एंटरप्राइज की मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं ऑब्जेक्टिव को लेकर, या साइज ऑफ प्लांट को लेकर, या इनपुट्स कहां से ले, फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, लोकेशन को लेकर, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हर एंटरप्राइज के सामने आती हैं बच्चों। तो एंटरप्राइज चलाना एक बहुत आसान बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो उसके लिए सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों। इस टॉपिक में आपको नॉलेज तो मिल रही होगी, इतना ज्यादा कभी आपने शायद एंटरप्राइज के बारे में नहीं पढ़ा होगा, तो आप ध्यान से सुनो। अब शुरू करेंगे हम एक टॉपिक, एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स। एंटरप्राइज की प्रॉब्लम्स बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ध्यान से सुनते जाना बच्चों बस आप। तो एंटरप्राइज प्रॉब्लम, बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि एक एंटरप्राइज जब इनिशिएट हुआ, शुरू होने के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। बिजनेस शुरू होते ही टेंशन शुरू हो जाती है और वो लगातार चलती रहती है। बिजनेसमैन को आप देखते हो ना कि दिखता हो बहुत खुश है यार, आराम से बिजनेस चला रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, लेकिन अंदर से वो कितना दुखी है, उसको अंदर से कितनी टेंशन है ना, वो बिजनेसमैन ही समझ सकता है। तो एंटरप्राइज के साथ क्या प्रॉब्लम आती है सुनना बच्चों। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि एक लाइन लिखी है बच्चों, बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, वो क्या है?
An enterprise faces number of problems from its inception through its lifetime and till its closure. जब से शुरू किया जब तक बंद होगा पूरे लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम 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 चलेगी इंटरप्राइज की। तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है, आपको सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है, आपको नेशनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ जब आते हैं ना तो आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि इसको पूरा करूंगा तो ये नहीं हो पाएगा, इसको पूरा करूंगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो कैसा होता है मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से। एग्जाम्पल देता हूं, एक एंटरप्राइज है, मान लो एक एंटरप्राइज है जिसमें एक मैनेजर को टास्क दिया गया कि भैया आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने हैं, इस बार आपके प्रॉफिट 20% से बढ़ने चाहिए, इस बार आपके प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 20% से बढ़ने चाहिए। दूसरी साइड से एक और ऑब्जेक्टिव आ गया सेल्स डिपार्टमेंट का, भाई इस साल आपको अपनी सेल 10% से बढ़ानी है। यार मेरे को प्रॉफिट भी बढ़ाने हैं, मुझे सेल्स भी बढ़ानी है। अब सोचो अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो मेरे को प्राइस हाई सेट करना पड़ेगा, अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मेरे को प्राइस लो सेट करना पड़ेगा, अगर मुझे प्रॉफिट बढ़ाने हैं मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है, और साथ साथ प्राइस भी बढ़ सकता है। अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो मेरे को क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करके प्राइस सेट करना पड़ेगा कि सेल्स मेरे को मोटिव है तो मैं सेल्स बढ़ाऊंगा, प्राइस कम सेट करूंगा, प्राइस कम सेट करूंगा तो मेरी कॉस्ट भी कम आनी चाहिए, कॉस्ट कम आएगी तब जब मैं थोड़ी सी क्वालिटी को गिराऊंगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि दो ऑब्जेक्टिव में अलग अलग काम हमारे पास आ जाते हैं और दोनों ऑब्जेक्टिव आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं कि मैं कौन सा अचीव करूं। दोनों मेरे को दिक्कत हो रही है कि ये अचीव करूं तो वो नहीं हो पा रहा, वो अचीव कोशिश कर रहा हूं करने की तो ये अचीव नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्टिव का क्लैश हो जाए तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव। यही प्रॉब्लम है, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा है। As mentioned earlier, an enterprise function in the economic, social, political and cultural environment। आपने पढ़ रखा है बच्चों की इंटरप्राइज जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें फंक्शनिंग करता है, जो डायनामिक इन नेचर होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर चेंजेस होंगे तो ऑब्वियस बात है कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी चेंज होगा, कभी प्रॉफिट कभी सेल्स। तो अब यहां बोल रहा है कि इट हैज टू सेट इट्स ऑब्जेक्टिव्स इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या है कि दीज ऑब्जेक्टिव्स आर मल्टीफेरियस एंड वेरी ऑफन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दे रहा है बच्चों, एग्जाम्पल क्या दे रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग इज इन कंफ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, मतलब सेल्स। मान लो अगर आपको प्रॉफिट इंक्रीज करने तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो आपको प्राइस बढ़ाना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है उसमें आपको अपनी शायद क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ सकती है या थोड़ा सा प्राइस भी आपको कम करना पड़ सकता है। अब प्रॉफिट बढ़ाने हैं तो प्राइस इंक्रीज करना पड़ रहा है और सेल्स बढ़ानी है तो प्राइस फॉल करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। तो मेरे दोनों ऑब्जेक्टिव क्या हो रहे हैं बच्चों, कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से एंटरप्राइज प्रॉब्लम फेस करता है ये वाली, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को चूज करने की नहीं बल्कि बैलेंस भी मेंटेन करना है कि मेरा प्रॉफिट भी अचीव हो जाए, मेरी सेल्स भी अचीव हो जाए। ऐसा कुछ करने का डिसीजन उसको लेना पड़ेगा और यहां प्रॉब्लम आएगी बच्चों। तो इस तरह से प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव आपकी हो सकती है। उसके अलावा बच्चों एक प्रॉब्लम और है, वो क्या है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। जब हम प्लांट को इनिशिएट करते हैं, जब प्लांट को सेटअप किया जाता है तब ये डिसाइड किया जाता है कि प्लांट का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, मेरे पास कितनी एबिलिटी है, मैं कितना बड़ा प्लांट को मैनेज कर सकता हूं और मेरे प्लांट के साइज के साथ साथ लोकेशन क्या होगी, मैं प्लांट को वहां सेट करूं जहां पे रॉ मटेरियल की सोर्स अवेलेबल है या प्लांट को वहां सेटअप करूं जहां पे मार्केट प्रॉपर है, जब मेरा सामान साथ साथ बिक जाएगा, तो मैं क्या करूं। तो बच्चा अगर मैं अपना प्लांट वहां सेटअप करता हूं जहां पे रॉ मटेरियल की सोर्स अवेलेबल है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, रॉ मटेरियल को ले जाने का, अगर मेरा प्लांट कहीं दूर होता तो। लेकिन अगर
मेरा प्लांट वहां है जहां रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है पर मार्केट बहुत दूर है, तो मार्केट तक मेरे को अपने फिनिश्ड आउटपुट को लेके जाना पड़ेगा, वहां ट्रांसपोर्टेशन तो आएगी। लेकिन अगर मेरा प्लांट मार्केट के पास है तो मेरा वो खर्चा बच गया जो मार्केट तक जाने का था आउटपुट को ले जाने का, लेकिन वो खर्चा बढ़ गया अब जो रॉ मटेरियल को लेके आना पड़ेगा दूर से। तो दोनों ही में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो आ रही है कहीं ना कहीं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंपेयर करूंगा कि किस लोकेशन पे मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही थी, किस लोकेशन पे कम आ रही है। जहां मुझे इकोनॉमिकल पड़ रहा है, जहां मेरी कॉस्ट कम आती है ट्रांसपोर्टेशन के किसी और चीज की, तो मैं वहां सेटअप करूंगा। तो ये चीजें भी डिसाइड करनी पड़ती हैं, इनमें एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद जाकर डिसीजन लेना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। तो प्रॉब्लम कैसी है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट। अब यहां क्या लिख रहा है, पढ़ते हैं बच्चों। an enterprise an enterprise has to decide about the location of its plant. If it has to decide whether the plant should be located near the source of raw material or near the market, दो ऑप्शन कि कहां प्लांट को सेटअप करें, जहां पे रॉ मटेरियल सोर्स है या फिर जहां मार्केट करीब में है। इट हैज टू कंसीडर द कॉस्ट, सच अ कॉस्ट ऑफ लेबर, फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, सब देखना पड़ेगा। तो जहां इकोनॉमिकल होगा वहां हम सेट कर लेंगे बच्चों। तो राइट लोकेशन और इकोनॉमिकल लोकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रॉब्लम भी किसकी है, एंटरप्राइज की है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है बच्चों आपके पास, अनदर प्रॉब्लम रिलेट्स टू साइज ऑफ फॉर्म, कि आपकी फॉर्म का साइज कितना बड़ा हो, स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, कौन सी आप कैसी फॉर्म सेटअप करना चाहते हैं। अगर स्मॉल स्केल सेटअप करेंगे तो क्या आपके वो ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे जो आपने सोचे थे रिगार्डिंग प्रॉफिट। अगर आप बड़ी फॉर्म सेट करेंगे तो क्या आप उसको मैनेज कर पाएंगे या नहीं, ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो इट हैज टू डिसाइड वेदर it is to be small scale unit or large scale unit. Due consideration will have to be given. Technical, managerial, marketing and financial aspects of the proposed business before deciding the scale of operation. It goes without saying that the management must make a realistic evaluation of the strength and limitation while choosing a particular size of plant. मान लीजिए बच्चों, अगर आप स्मॉल प्लांट चूज करना चाह रहे हैं तो स्मॉल प्लांट जब चूज करेंगे तो उसका पूरा इवैल्यूएशन आप तैयार कर लो कि क्या मेरी इसमें स्ट्रेंथ होंगी, क्या मेरी लिमिटेशन होंगी। अगर मैं लार्ज यूनिट सेट करना चाहता हूं तो उसमें मेरी क्या स्ट्रेंथ होंगी, क्या लिमिटेशन होंगी। जहां आपको लग रहा है लिमिटेशन ज्यादा है और स्ट्रेंथ कम है, उस ऑप्शन को आप छोड़ दो और दूसरे वाले को चूज कर लो। तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है, कहना बहुत आसान है कि ऐसे कर लो। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है बच्चों कि अगर मैं प्लांट को सेट तो कर लूंगा, लोकेशन भी जान लूंगा, उसके बाद मुझे ये जानना है कि मैं अपने इंटरप्राइज के अंदर जो फिजिकल एसेट्स है, जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं, वो कहां से लाऊंगा, कितनी रखूंगा, कैसे करूंगा, उसका अरेंजमेंट मैं कैसे करूंगा, वो जानना बहुत जरूरी है। कि मेरी फॉर्म जब सेट हो जाएगी, मेरा प्लांट जब सेट हो जाएगा तो उसको ऑर्गेनाइज, उसे तैयार कैसे करूंगा, उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका मेरा क्या होने वाला है, तो वो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सुनो ध्यान से, अ फर्म has to make decision on the nature of production process to be employed and the type of equipments to be installed. मेरा जो प्रोडक्शन है वो किस नेचर का है, ज्यादा मेरा प्रोडक्शन सर्विस नेचर का होने वाला है या गुड्स प्रोड्यूस करने नेचर होने वाला है, या फिर मेरे प्रोडक्शन में ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगने वाली है या फिक्स कैपिटल लगने वाली है, सब देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको अरेंजमेंट करना है फिजिकल एसेट्स का। ठीक है बच्चों, तो ये सब डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे कि आप कैसा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, आपके प्रोडक्शन का नेचर कैसा होने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी फिजिकल एसेट्स चाहिए, ज्यादा या फिर कम। कई बार क्या होता है, हमारा बिजनेस जो होता है ट्रेडिंग नेचर का होता है, वहां पे कम एसेट्स चाहिए होती हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग नेचर का बिजनेस होता है, वहां पे आपको ज्यादा फिजिकल एसेट्स चाहिए होती हैं। तो आप पहले ये जान लो कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितनी फिजिकल एसेट्स चाहिए और कितनी नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम है बच्चों। उसके बाद जब सब पता चल जाएगा, हाँ ये एसेट्स चाहिए, लोकेशन ये है, साइज ये है, प्रोडक्ट का डिजाइन ये है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मेरा ये है, अब बात आती है कि मैं उन सारी चीजों को करने के लिए पैसे कहां से लाऊं। उसे बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि मैं अपने पैसा कहां से लाऊं। मैं पैसा जो लगाऊंगा बिजनेस में वो लोन्स लूं या फिर
शेयर्स इक्विटी से लूं, देखो दो ऑप्शन होता है डेट और इक्विटी, कि डेट से अरेंजमेंट करूं इक्विटी से करूं, दोनों की कॉस्ट अलग अलग होती है। कॉस्ट ऑफ डेट जो होती है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है उसके आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा, और डिविडेंड पे आपको लगेगा टैक्स। अब जिससे मेरी कॉस्ट कम आ रही है मैं वो ऑप्शन, वो सोर्स चूज करूंगा अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या अपने फाइनेंस को अरेंजमेंट करने के लिए। तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप ये देखें कि कौन सा ऑप्शन आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा है जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, और आपको रिस्क भी ज्यादा नहीं है बच्चों, ठीक है, रिस्क भी देखना पड़ता है। तो प्रॉब्लम किस चीज की है? प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब इसमें क्या डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। An enterprise has to undertake not only physical planning but expert financial planning also। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको क्या क्या डिसाइड करना पड़ सकता है। सबसे पहला कि मैं फंड कहां से अरेंज करूं, मुझे कितना फंड चाहिए और ये फंड कहां से आएगा। तो पहले बात क्या बोल रहा है कि आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है, और ये फंड जो है आप इसका बजट तैयार कर लें कितना आपको चाहिए। उसके बाद आप ये देखें कि अगर मैं ये फंड इस सोर्स से लूंगा तो मेरी ये कॉस्ट आएगी, इस सोर्स से लूंगा तो मेरी ये कॉस्ट आएगी। तो आपको असेसमेंट करना है कितनी मुझे फंड चाहिए और उसकी कॉस्ट क्या है। उसके बाद ये देखना है कि मेरा जो कॉस्ट फंड को अरेंज करने में लग रहा है उससे ज्यादा मैं रिटर्न कमा पाऊंगा या नहीं। मेरी कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है यार फंड को अरेंज करने में, लेकिन जो रिटर्न आने वाला है एक्सपेक्टेड वो बहुत कम दिख रहा है मुझे अपने बिजनेस का, तो मेरी यहां से फंड लेने का फायदा ही नहीं है। मैं फंड वहां से लूं जहां से मुझे बहुत इकोनॉमिकल पड़े। अगर मैं फंड ऐसी जगह से अरेंज करता हूं जहां मेरा सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है लेकिन रिटर्न मेरा 10% आने वाला है, तो मैं ले लूंगा। अगर मेरे फंड की कॉस्ट ही 15% है, रिटर्न मेरा 10% आने वाला है, तो मैं यहां से लेने का मेरा फायदा नहीं था। 15% मेरी कॉस्ट लग रही है फंड अरेंज करने में। तो आप फंड अरेंज वहां से करें जहां से आपकी कॉस्ट कम आती है। आप रिटर्न को फंड की कॉस्ट से कंपेयर करें, उसके बाद एनालाइज करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पॉइंट का मतलब क्या है? estimation of profit on investment and comparison with the profit of comparable existing concern to find out the whether the proposed investment will be profitable enough or not। मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मैं जो प्रॉफिट कमाऊंगा उसको मैं देखूं कि क्या ये प्रॉफिट जो रिटर्न जो मेरे को मिलने वाला है, जो मेरी फंड की कॉस्ट आ रही है उसके साथ मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, आप ये देख लें कि आपका कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें डेट का शेयर ज्यादा लाना है या इक्विटी का ज्यादा लाना है। आपको किस सोर्स से लग रहा है कि मेरे लिए इकोनॉमिकल होगा, वो स्ट्रक्चर आप तैयार कर लें, उसके बाद आप डिसीजन ले बच्चों, एप्रोप्रिएट टाइम लेके। समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम इंटरप्राइज की आती है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये सारे डिसीजन जो है ना बच्चों, ये एंटरप्राइज को फेस करने पड़ते हैं। हर एंटरप्राइज को, कोई एंटरप्राइज नहीं है जिसको ये फेस ना करना पड़ता हो। तो एंटरप्राइज सेट करने के लिए इन सारी प्रॉब्लम से आपको होकर गुजरना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बच्चों क्या होता है, जब आप अपनी फर्म को तैयार कर लेते हो, जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को तैयार कर लेते हो, तो आप ये सोचते हो कि अब मैं जितना भी वर्क मेरे पास है, जो मुझे काम करना है, मैं किस में डिवाइड करूं, मैं कितने अलग अलग स्पेशलाइज डिपार्टमेंट बनाऊं जिनको स्पेशलाइज वर्क डेलीगेट कर दूं कि ये बंदे काम करेंगे। अब डेलीगेशन भी सोच के करना है कि आपने बना तो दिए डिपार्टमेंट बहुत सारे, लेकिन सबकी कॉस्ट, सबके मैनेजर की सैलरी, सारे एम्प्लॉयज की सैलरी, स्टाफ की सैलरी। कई इंटरप्राइज, जो इंटरप्राइज छोटे होते हैं, वहां जनरली क्या होता है कि सारा काम एक या दो मैनेजर संभाल लेते हैं, फाइनेंस का भी, परचेज का भी, सेल्स का भी, मार्केटिंग का भी। पर जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, स्पेशलाइज तरीके से काम करती हैं, उनमें सारे डिपार्टमेंट अलग अलग, तो वहां पे कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो बर्डन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा तैयार होगा, ढांचा जो है वो कैसा तैयार होगा। तो एन एंटरप्राइज ऑल्सो फेस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इट हैज टू डिवाइड द टोटल वर्क। ऑब्वियसली बात है, एक बॉस सारा काम तो नहीं कर लेगा, उस काम को हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज तरीके से। तो इससे क्या होगा
प्रॉपर डिपार्टमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हर डिपार्टमेंट को उसका स्पेशलाइज वर्क अलॉट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका एंटरप्राइज फंक्शन कर पाएगा बच्चों। ये नहीं कि सारा काम आप खुद ही कर लोगे, तब तो पॉसिबल नहीं है कुछ करना, एंटरप्राइज चल ही नहीं पाएगा आपका। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, आपका काम शुरू हो जाए, आपका प्रोडक्ट बनना तैयार हो जाए, या कोई भी गुड्स बना रहे हो, कोई सर्विस देना चाह रहे हो, सब तैयार हो जाए, उसके बाद आप सोचेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विस को कैसे मार्केट में बेचेंगे। सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो है, सबसे लास्ट डिसीजन जो है, वो है मार्केटिंग का, कि आप जब प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं तो कौन सी मार्केट में बेचें, कौन सी मार्केट को मैं टारगेट करूं, कौन सी मार्केट में मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर ज्यादा हैं, आप ये देखेंगे। आपको पता चल जाएगा, उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरे प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा हो, मैं प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करूंगा, मैं प्रोडक्ट का प्राइस कितना और कैसे सेट करूंगा, वो सारी पॉलिसीज आप बनाएंगे। इसे बोलते हैं मार्केटिंग डिसीजन। तो मार्केटिंग डिसीजन लेना भी एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू मार्केटिंग, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। इंट्रोडक्शन ने आपको दे दिया, अब सुनेंगे ध्यान से। प्रॉपर मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो बच्चों, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, सर्विस तैयार कर ली, अब उसको कैसे बेचना है, उसको कैसे डिलीवर करना है, उसका तो आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा प्लान। तो वो प्रिपेयर नहीं है तो आप कैसे भी बेचेंगे, जहां मर्जी मन करे वहां बेच देंगे, तो वहां नहीं बिके। ऐसे नहीं होता है बच्चों। मार्केटिंग में आपको प्रॉपर मार्केटिंग प्लान्स तैयार करने होते हैं, उसके बाद जाके प्रोडक्ट को आपको डिलीवर करना होता है। आप प्रॉपर प्लानिंग करके मार्केटिंग करेंगे ना, तब आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा। तो प्रॉपर सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर मार्केटिंग तैयार करनी है बच्चों। फॉर दिस एंटरप्राइज हैज टू डिस्कवर इट्स टारगेट मार्केट। बहुत सारी मार्केट का सर्वे करो, आइडेंटिफाई करो कि कहां पे मेरे कस्टमर एक्चुअल हैं, कहां पोटेंशियल है, कहां अभी हैं और कहां और बन सकते हैं, वो सब देखो। उसके बाद देखो कि मेरे को कौन से मार्केटिंग टूल्स यूज करने पड़ेंगे। 4 पीज बहुत बचपन से पढ़ रहे होंगे आप। 4 पीज ऑफ मार्केटिंग को पूरा एनालाइज करो, मतलब कि प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और आपका प्लेस। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस और आपका प्लेस। आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, ब्रांड, फीचर्स, पैकेजिंग सब कैसी हो। उसके अलावा प्रमोशन की बात करें, प्रमोशन आप कैसे करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, सोशल कॉन्टैक्ट से करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, होर्डिंग्स के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे आप सोचो। उसके बाद आपका जो प्राइस है, देखो प्राइस बड़ा मैटर करता है कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस आप हाई सेट करेंगे या लो सेट करेंगे या मीडियम प्राइस सेट करेंगे, कौन सी प्राइस की पॉलिसी आप अडॉप्ट करेंगे। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी होती है। आप डिस्काउंट्स देंगे नहीं देंगे, अलाउंसेस देंगे नहीं देंगे, प्राइस के साथ आप क्रेडिट टर्म्स रखेंगे नहीं रखेंगे, कंसेशन आप लोगों को देंगे नहीं देंगे, कितनी कंसेशन रिटेलर को देंगे, कितनी कंसेशन होलसेलर को देंगे, आपको सब तैयार करना है। उसके बाद जाके प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है बच्चों। तो 4 पीस का डिसीजन बहुत जरूरी है। उसके बाद आती है बात प्लेस की, कि आप क्या करने वाले बच्चों, कि आप जो अपनी आउटलेट्स हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आउटलेट्स बनाएंगे या डायरेक्ट सेलिंग करेंगे या ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, वो सबको देखना है बच्चों। उसके बाद ये सोचना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, मार्केटिंग चैनल्स क्या आपको रखने हैं, कौन से मार्केटिंग चैनल्स आप रखेंगे, वो सब आपको देखना है बच्चों। तो इसके बाद एक बात और भी होती है कि आप जब प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेंट्री मेंटेन्ड हो, वेयर हाउसेज आपको कहां बनाना है, तो प्लेस वाली सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऑल 4 पीस का डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका मार्केटिंग का डिसीजन पूरा होता है बच्चों। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हर एंटरप्राइज को फेस करनी होती है बच्चों। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज। बच्चों देखो, आप जब प्रोडक्शन करते हो, आपका एंटरप्राइज जब चल रहा है, तो आपकी क्या ड्यूटी नहीं बनती कि आप गवर्नमेंट के लॉज को, गवर्नमेंट के रूल्स को पूरा करें। तो आपको क्या करना है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं एंटरप्राइज को सेट करने के लिए, वो सारी पूरी करनी है। ऑल पेपर वर्क, ऑल पेमेंट्स रिलेटेड टू जो भी आपको सेटअप करने में कॉस्ट देनी पड़ रही है गवर्नमेंट को, आप देंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस है या कोई भी है। उसके बाद क्या है बच्चों, उसके बाद आती है बात टैक्सेस की। गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग करने पे टैक्स पे करना है, एक्साइज ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट टैक्स आप पे करोगे, ठीक है। आप सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, जीएसटी जो भी लग रहा है
आपको सारे टैक्स कंप्लायंसेस को ध्यान रख के उनको पूरा करना है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लॉज ऑर्डर्स को मान के चलेंगे तभी आपके एंटरप्राइज को स्मूथ फंक्शनिंग करने में प्रॉब्लम हर्डल्स नहीं आएंगी। तो आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हमेशा करनी पड़ेंगी बच्चों। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपके एंटरप्राइज के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप वेजेस पे करेंगे, तो अपनी मन मर्जी से वेजेस पे नहीं करेंगे। जो वेजेस का लॉ बना हुआ है, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में, जिस स्टेट में आपका एंटरप्राइज है, वहां के वेज लॉ को भी आप देख लें कि वेज कितने मिनिमम देने हैं, कितना बोनस जरूरी है देना, कितना पीएफ काटना है या नहीं काटना, देना है या नहीं देना, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद एंटरप्राइज को आपको शुरू करना है। और बहुत सारी लॉ और भी होती हैं, एथिकल बिजनेस रखना, आपको पॉल्यूशन नहीं करना है, उस सब जितने भी लॉज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, सारी लॉज को देखते हुए आपको बिजनेस आपका चलाना है बच्चों। ये प्रॉब्लम आती है तो सारी लीगल फॉर्मेलिटी किसी भी इंटरप्राइज को पता नहीं होती बच्चों, तो उन सब को धीरे धीरे करते करते पता चलता है कि क्या लीगल फॉर्मेलिटीज इस एरिया को लेकर हैं। तो a number of legal formalities have to be carried out during the time of launching of enterprise as well as during lifetime and disclosure। शुरू से लेके एंड तक, पूरे लाइफ टाइम तक आपको सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ चलना होता है, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करना होता है। तो दीज फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू पेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस, उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स बनाकर चलने, हर चीज के आप कोई भी कभी आके आपसे मांग सकता है, सबमिशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके अलावा वेरियस रूल्स लॉज जो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं, एग्जांपल लोकेशन का लॉ या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का लॉ, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन का लॉ, वेजेस का लॉ, बोनस का लॉ, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट लाइसेंसिंग का लॉ, आपको लाइसेंस लेना जरूरी है तो आप उसका लाइसेंस भी लें। उसके बाद प्राइस कितने सेट करना है उसका भी आपको देखना पड़ेगा। तो सारी चीजें, सारे कंप्लायंसेस, सभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ही आप इंटरप्राइज को चलाएंगे। उसके बाद एक प्रॉब्लम और आती है बच्चा, वो है प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखने में लग रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब यहां पर आप बात कर रहे हैं बच्चों कि आपकी इंडस्ट्री का रिलेशन, वहां के लोग जो भी आपकी इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनके साथ आपका रिलेशन हमेशा वेल मेंटेन होना चाहिए। कि आप रिलेशन ठीक रखेंगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा। रिलेशंस अगर बिजनेस में खराब है ना, कोई बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है बच्चों। तो रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो विद द emergence with the emergence of the present day of management has to devise special measures to win the cooperation of large number of workers employed in this। सबसे पहली बात, जो आपके एंटरप्राइज के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया, तालमेल बढ़िया खाना चाहिए, तभी जाके आप बिजनेस आपका चलेगा। मिस अंडरस्टैंडिंग अगर हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो सब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारे डायमेंशंस को फॉलो करना है। आपका जो वर्कर्स के साथ या इंडस्ट्री के बाहर की सोसाइटी के साथ जो रिलेशन है वो वेल गुड मेंटेन होने चाहिए। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एट प्रेजेंट आर मोर involved and complicated, various problems which an enterprise faces with regard to industrial relation are as follows। सबसे पहला, प्रॉब्लम ऑफ विनिंग वर्कर्स कॉपरेशन। बहुत मुश्किल है वर्कर के साथ कॉपरेट करना, क्योंकि वर्कर की नीड वांट जो है ना, वो आप हर समय पूरे करते हो तो आप फंसते हो। आप सारी नीड पूरी कर दो तो वर्कर सर पे चढ़ जाते हैं, फिर वो स्ट्राइक्स करते हैं, ये करते हैं, ये तो पूरी कर देता है, आप भी कर देगा, आप नहीं करते तो आप फंसते हो। तो दोनों ही साइड में आपको दिक्कत होती है। तो आपको कॉपरेशन कैसे बनाना है, आपको बैलेंसिंग कैसे बनानी है, आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा बच्चों। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। उसके अलावा वर्कर्स का डिसिप्लिन, कि वो टाइम पर आए, अपने बेवजह ऑफ ना लें, ठीक है, और प्रेमाइसिस के अंदर यूं ही ना घूमे। ये सारी चीजें डिसिप्लिन होती हैं कि आपका वर्कर राइट टाइम पे आपके प्रोडक्शन के टाइम अवेलेबल नहीं है तो वहां डिसिप्लिन नहीं है बच्चों। डिसिप्लिन क्या होता है कि आपका वर्कर उस टाइम अवेलेबल हो जो वर्किंग आवर्स है, वहां से वो बाहर ना जाए और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ना कर रहा हो किसी भी चीज को लेकर। तो आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करके चलना है वर्कर्स का, ये भी प्रॉब्लम है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है द प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड लेबर, प्रॉब्लम ऑफ
establishing a state of democracy in the industry, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, by associating workers with the management of industry, कि आपको डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट बनाकर चलना है। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट इन इंडस्ट्री क्या होता है बच्चों? डेमोक्रेसी कैसे आप इंडस्ट्री में क्रिएट कर सकते हो? डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि आप अपने वर्कर्स को हमेशा ये मौका दें कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, ओपन कम्युनिकेशन हो, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वहां पे वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन हो, ठीक है, उनके ऊपर स्ट्रेस कम हो, कहीं ना कहीं वर्कर्स जो हैं वो ये सोच के चलें कि ये इंडस्ट्री मेरे लिए भी कुछ करती है। तो ऐसा अगर होगा तो एनवायरनमेंट ऐसा होगा ऑर्गेनाइजेशन का कि आपके वर्कर्स आपसे कोऑर्डिनेशन बनाकर चलेंगे, आपसे कोऑपरेट करेंगे, आपके रिलेशन एम्प्लॉय के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो डेमोक्रेसी क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। वर्कर को सेफ फील कराओ, वर्कर को सिक्योर फील कराओ, ये है डेमोक्रेसी। ओपन कम्युनिकेशन रखो, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कराओ, ये सब होना चाहिए, ठीक है। वर्कर अगर ऐसा दिखेगा कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो एब्सेंटिज्म भी कम होगा वर्कर का, वर्कर हमेशा आएगा, आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा, सपोर्ट करेगा। तो ये डेमोक्रेसी क्रिएट करना बहुत जरूरी है बच्चों इंडस्ट्री में। इस तरह से हमने पढ़ा प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्राइज जो इंटरप्राइज को फेस करनी पड़ सकती हैं रिलेटेड टू वर्कर है, रिलेटेड टू सोसाइटी है, रिलेटेड टू साइज ऑफ प्लांट है, लोकेशन ऑफ प्लांट है, ये सब प्रॉब्लम हमने पढ़ी बच्चों। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से रिवाइज करना है आपको। रिवाइज करने के बाद कुछ हो सके तो आप कुछ क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल टॉपिक हमने खत्म कर लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज यूनिट खत्म होने के बाद तो हम करेंगे क्वेश्चन। तो इन सारी टॉपिक्स को रिवाइज करने के बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो सब कॉन्सेप्चुअल हैं, कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक अब नहीं बचा है। सारे टॉपिक बेस्ड ऑन टेबल हैं, डायग्राम्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं प्रोडक्शन की, वो सब पढ़ेंगे। अब आपके थ्योरी नहीं आने वाली इस चैप्टर में कोई भी, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को इंटरेस्ट से पढ़ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, कंप्लीट प्रैक्टिकल टॉपिक। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।